नमस्कार, अमर उजाला बोनस में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभम शंकधर और शुरू करते हैं आपका मनपसंद कार्यक्रम बोनस पॉइंट। खबरों पर विश्लेषण के लिए अमर उजाला बोनस के एडिटर अंशुमान तिवारी जी मेरे साथ जुड़े हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, आप सबका स्वागत है। अंशुमान जी से चर्चा शुरू करें उससे पहले देखिए आप ये ऑन द शो आज कौन सी बड़ी खबरों को हमने शामिल किया है अपने इस शो में। पहली खबर होगी सरकारी बैंकों से जुड़ी। सरकारी बैंकों में बढ़ेगी विदेशी निवेशकों की होल्डिंग। क्यों ऐसा कर रही है सरकार, क्या कुछ इसके फलितार्थ होंगे, ये सब कुछ हम जानेंगे आज की इस खबर में। दूसरी खबर बैंक बिल्डर नेक्सस से जुड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने और शिकंजा कसा है। सीबीआई की जांच पहले से चल रही है, कुछ नई एफआईआर करने को के निर्देश मिले हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। कौन से बैंक, कंपनियां, बिल्डर शामिल हैं, ये जानेंगे। तीसरी खबर होगी शेयर बाजार से जुड़ी। बाजार चला, शेयर नहीं, ऐसा क्यों? जी हां, बाजार में आपको तेजी दिख रही हो, लेकिन अगर आप देखें तो इस बाजार में ऊंचाई तो बन रही है, गहराई नहीं है। नीचे की कंपनियां ऐसी हैं जो अभी भी अपने उच्चतम स्तर से काफी नीचे हैं। क्या कुछ है बाजार के भीतर, ये जानेंगे। अगली खबर जो होगी वो होगी रूस के तेल से जुड़ी। इस पर बड़ी उलझन है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का हर रोज नया बयान, कई नए पैतरे, बट ये खरीद रुक नहीं रही। ना भारत मान रहा, ना चीन मान रहा। अब नई उलझन क्या है, नई खबर क्या है, ये जानेंगे। इसके बाद एक बड़ी महत्वपूर्ण, बड़ी जरूरी, बड़ी अनोखी खबर है। मॉर्गन स्टैनले ने शुरू की क्रिप्टो की ट्रेडिंग। जी हां, क्रिप्टो की ट्रेडिंग पर काम शुरू कर रहा है मॉर्गन स्टैनले, और ये ट्रेडिंग क्या कुछ लेकर आएगी, क्रिप्टो की दुनिया में नया होगा, ये सब कुछ हम जानेंगे। क्यों ये बड़ा एक मीनिंगफुल स्टेप हो सकता है। मॉर्गन स्टैनले जैसा बड़ा बैंकर अगर क्रिप्टो की ट्रेडिंग शुरू कर रहा है तो निश्चित तौर पर इस बाजार में भरोसा तो बढ़ ही रहा है। और इसके बाद जायजा लेंगे अपने रुपए का। रुपए में कमजोरी के भीतर क्या है। हम देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स कमजोर हो रहा है, लेकिन डॉलर इंडेक्स के कमजोर होने के बाद भी वो रुपए से मजबूत है। रुपया तब भी डॉलर के मुकाबले लगातार कमजोर हो रहा है। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, ये हम जानेंगे, समझेंगे आज इस एक और खबर में। लेकिन सबसे पहले इन सबसे इतर एक नई खबर पाकिस्तान से और पाकिस्तान की बासमती से जुड़ी। यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान के हक में बड़ा फैसला लेते हुए पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र को बासमती चावल उत्पादक के तौर पर मान्यता दे दी है। इतना ही नहीं, यूरोपियन यूनियन ने सिंध में पैदा होने वाली नकली बासमती, जिसे पाकिस्तान की सुपर बासमती कहा जाता है, उसके पोलैंड में इंपोर्ट की अनुमति भी दी है। यूरोपियन यूनियन के इस कदम से भारत के बासमती निर्यातक जो हैं वो चिंता में है। निर्यात पर असर पड़ सकता है। दुनिया भर में बासमती चावल का जितना एक्सपोर्ट होता है उसमें 70 से 80% चावल भारत से सप्लाई होता है, बाकी पाकिस्तान से। लेकिन यूरोपियन यूनियन के इस फैसले से भारत की जगह पाकिस्तान के बासमती एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिल सकता है। क्या फैसला है सर, और कैसे कैसे आप इसके असर होते देख रहे हैं? शुभ में आज की बेहद महत्वपूर्ण खबर है और इसे हमें कई तरह से कूटनीतिक संदर्भों में समझना होगा। और ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान की कूटनीतिक क्षमताएं और पेशबंदी तेजी से बढ़ी है और उसका नतीजा है, और इसके कई सारे फलित हैं। पहले हमें इस फैसले को समझना चाहिए। पाकिस्तान ने के लिए यूरोपियन यूनियन ने सिंध के रीजन में जो पैदा होने वाला बासमती, उसको जीआई टैग दे दिया है, या मान लिया है कि ये चावल बासमती के कैटेगरी में आता है। भारत और पाकिस्तान के बीच बासमती चावल की जो जियोग्राफिकल इंडिकेटर टैगिंग है, जिसके आधार पर बासमती ब्रांड पर भारत का हक है, इसको लेकर पूरी दुनिया में इससे पहले भी विवाद होते रहे। ईयू ने यह कहा है कि सिंध के हिस्से में जो चावल उगाया जाता है वो बासमती के टैग में आएगा, उसका आयात भी किया जाएगा और उसके साथ पोलैंड के लिए एक रास्ता भी खोल दिया गया है। और यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ईयू के साथ भारत एक संधि करने जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि ईयू ने कहीं ना कहीं भारत पर दबाव बनाने के लिए, पेशबंदी के लिए ये इस तरीके का कदम उठाया है, जिससे भारत के चावल निर्यातकों के लिए पर असर पड़ेगा। चूंकि बासमती के लिए एक एक्सक्लूसिव एरिया ऑफ कल्टीवेशन डिफाइन किया जाता है, तभी जीआई टैग मिलता है कि इस एरिया में इसकी खेती की जाएगी। और भारत में एक निर्धारित एरिया है भारत का जो गांगे क्षेत्र का इलाका है, उसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तरांचल और वेस्टर्न यूपी रीजन्स हैं, इन्हें बताया जाता है। लेकिन पाकिस्तान ने के भी अब कई सारे इलाके इस व्यवस्था से बासमती के दायरे में आ जाएंगे। तो क्या ये डील से पहले किसी तरीके की दबाव की रणनीति ईयू की? सरकार की तरफ से भी इस पर स्पष्टीकरण नहीं आया है, लेकिन भारत के बासमती निर्यातकों के लिए ईयू के बाजार में अब इस फैसले के बाद प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी और कीमतों में भी होड़ बढ़ेगी।
देश में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार सरकारी बैंकों में विदेशी निवेशकों की होल्डिंग लिमिट बढ़ाने पर विचार कर रही है। बैंकों को फंड जुटाने में सहायता के लिए सरकार विदेशी निवेश की लिमिट बढ़ाने के बारे में सोच रही है। फिलहाल सरकारी बैंकों में विदेशी निवेश की जो लिमिट है वो 20% है। इस खबर के बाद बुधवार को सरकारी बैंकों के शेयरों में तेजी देखने को मिली। सर, क्यों जरूरत पड़ी इसकी और क्या सरकार अपनी हिस्सेदारी घटाएगी फिर? ये भी महत्वपूर्ण फैसला है और बाजार ने इस पर प्रतिक्रिया की। भारत में सरकारी बैंकों में विदेशी निवेशकों के लिए विदेशी निवेश की सीमा 20% है। वोटिंग की सीमा तो इससे भी कम है। वोटिंग राइट्स तो केवल 10% के आसपास है। इस फैसले के दो महत्वपूर्ण पक्ष हैं इसके पीछे, जिस वजह से ऐसा किया जा रहा है। पहला पक्ष तो यह है कि भारतीय बैंकों को पूंजी की जरूरत है और आप लगातार देख रहे हैं, पिछले 1 साल से बोनस पॉइंट के नियमित दर्शक इसको देख रहे होंगे कि बैंक बाजार से बॉन्ड के जरिए पूंजी उठाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि डिपॉजिट्स गिर रहे हैं, ब्याज दरें कम होने के बाद बैंकों के पास कैपिटल की शॉर्टेज है। तो बैंकों को रिकैपिटलाइजेशन करने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। 2,86,000 करोड़ रुपए के आसपास की रिकैपिटलाइजेशन की जरूरत है बैंकों को 18 से 2022 के बीच में जो दिया गया था, और नए रिकैपिटलाइजेशन की तैयारी शुरू हो गई है। तो एक तो इस इक्विटी के डाइवेस्टमेंट से बैंकों को नई कैपिटल मिल सकेगी जो उन्हें आने वाले दिनों में जिसकी जरूरत है। और दूसरी बड़ी चीज है कि सरकार इसके जरिए कुछ विदेशी निवेश अपने विनिवेश की भी व्यवस्था कर पाएगी। हालांकि इससे सरकार की हिस्सेदारी कम करने का प्रस्ताव नहीं है, वो 51% पर बनी रहेगी। लेकिन जो बची हुई हिस्सेदारी है, जो बाजार में कई सारे ऐसे बैंक हैं जिन बैंक्स की हिस्सेदारी अभी बेची जा सकती है, वहां विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाई जा सकती है। तो ये फैसला अगर आने वाले दिनों में आता है तो लंबे समय के बाद भारतीय बैंकिंग सेक्टर में विदेशी निवेशकों के नए रास्ते और नए विकल्प खुलेंगे, और इससे विदेशी निवेशकों को जो कि शेयर बाजार में निवेश कर रहे हैं या इसके अलावा जो डायरेक्ट निवेश करने वाले, उनके लिए भी प्रोत्साहन बनेगा। दिल्ली एनसीआर में बैंकों और बिल्डर्स के बीच नेक्सस पर सुप्रीम कोर्ट का शिकंजा कसता जा रहा है। इस मामले में सीबीआई पहले से ही जांच कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई को 6 और नई एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। बैंक बिल्डर नेक्सस मामले में पहले ही सीबीआई ने 22 एफआईआर दर्ज कर रखी हैं। आरोप यह है कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे, गुरुग्राम और गाजियाबाद में बैंक और बिल्डर नेक्सस करके कई घर खरीदारों को धोखा दे रहे थे। सर, कौन से बैंक, बिल्डर्स और फाइनेंस कंपनियां शामिल हैं इसमें? यह नेक्सस पिछले 2 साल से सुप्रीम कोर्ट के पास बार बार अलग अलग सुनवाइयों में आ रहा है। सीबीआई से इसकी जांच करने के लिए कहा गया था। पहले समझते हैं कि पूरा घोटाला क्या था। यह घोटाला था जिसमें बैंक और बिल्डर्स ने मिलकर इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम का फायदा उठाया। स्कीम का फायदा मिलना था होम बायर्स को, बल्कि बैंकों ने यह पैसा बिल्डर्स को दे दिया। बिल्डर्स ने बाद में वो फ्लैट्स अलॉट नहीं किए होम बायर्स को, और होम बायर परेशान चारों तरफ घूमते रहे और मामला कोर्ट में गया। अपनी पहली सुनवाई और दूसरी सुनवाई में कोर्ट ने इस मामले में बेहद गंभीर टिप्पणियां की थी, और ये भारतीय इतिहास में बैंक और बिल्डर की मिली भगत का सबसे बड़ा और सबसे अजीबोगरीब किस्म का घोटाला है, जिसमें विशुद्ध रूप से आम होम बायर्स पिस रहे हैं। सीबीआई को जांच करने के लिए कहा गया था। सीबीआई नई 6 और एफआईआर दर्ज कर रही है। जो बैंक शामिल हैं उनमें सारे बड़े नाम हैं, हाउसिंग कंपनियां भी शामिल हैं। इसमें दीवान हाउसिंग है, पीएनबी हाउसिंग है, इंडिया बिल्स हाउसिंग है, एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, एल&टी हाउसिंग फाइनेंस है, आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस है। 21 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जहां सरकार की तरफ से दी गई ब्याज की रियायत को बैंक और बिल्डर मिलकर खा गए, और आम उपभोक्ताओं को जिन्होंने कर्ज ले रखा था, जिनकी किस्तें जा रही थी, ईएमआई जा रही थी, उन्हें मकानों का अलॉटमेंट नहीं हुआ। इसमें सुपरटेक के खिलाफ सबसे बड़ा मामला है। उसमें करीब 5,157 करोड़ रुपए 1998 में सुपरटेक ने बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिए थे, और ये सुपरटेक का मामला कॉर्पोरेशन बैंक, आईडीबीआई बैंक, पंजाब एंड बैंक और इंडियन बैंक और पीएनबी से जुड़ता है। शेयर बाजार में हाल के दिनों में कुछ रिकवरी जरूर दिखी है, लेकिन अधिकतर कंपनियां ऐसी हैं जिनके शेयर रिकॉर्ड ऊंचाई से बहुत नीचे हैं। बीएसई 500 की 300 से ज्यादा कंपनियां, यानी कि टॉप 500 में से 300 से ज्यादा कंपनियां, यानी 60% शेयर आप कह लीजिए, अपनी रिकॉर्ड ऊंचाई से 20% या इससे ज्यादा नीचे ट्रेड कर रहे हैं। ये स्थिति तब है जब बाजार के प्रमुख इंडेक्स में कुछ रिकवरी है। सेंसेक्स फिलहाल अपनी रिकॉर्ड ऊंचाई से लगभग 4% नीचे है, और बीएसई 500 इंडेक्स लगभग 5% नीचे है। सोचिए, मेन इंडेक्स 5% नीचे और नीचे के स्टॉक्स 60% तक नीचे। सर, बाजार में ये गिरावट क्या बता रही है? बाजार की ये तस्वीर
कंफ्यूज करने वाली है, उलझाने वाली है। अगर आप करीब से देखें तो ये कहा जा रहा है कि भारतीय बाजार में वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हाई है, इसलिए विदेशी निवेशक निवेश नहीं कर रहे हैं। लेकिन इस सूची के हिसाब से एक बड़ा हिस्सा स्टॉक्स का ऐसा है जो 20 से 30%, 40% तक नीचे है। इंडेक्स जरूर ऊपर बढ़ा हुआ है, तो इसलिए जो बाजार की पूरी तेजी और बाजार को लेकर जो पूरा नजरिया है वो इंडेक्स को ड्राइव करने वाले कुछ खास स्टॉक्स पर सीमित हो गया और उनके मूवमेंट के हिसाब से ही सारे ट्रेड और परसेप्शंस क्रिएट किए जा रहे हैं। अगर इसके भीतर आप जाकर देखें, कुछ अच्छी हैं, कुछ खराब हैं, कुछ कमजोर कंपनियां हैं, लेकिन तमाम कंपनियों के वैल्यूएशन रिड्यूस्ड हैं। और इसलिए आपको बाजार में उतार चढ़ाव और तेजी और 4 से 5% की ऊपर नीचे की बढ़त इंडेक्स में अपने रिकॉर्ड ऊंचाई से आम निवेशकों के पोर्टफोलियो पर कोई असर डालती नहीं दिखती है। तो बाजार में जो तेजी है वो टिकाऊ इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि निचले स्तर पर जो स्टॉक्स मौजूद हैं वहां शायद नई खरीदारी नहीं आ पा रही है। वजह यह हो सकती है कि कंपनियों के स्तर पर अभी भी सही कंपनी सेलेक्ट करके निवेश करने की आदतें नहीं पड़ी हैं, और दूसरा विदेशी निवेशक जो लगातार ऊंचे वैल्यूएशन की शिकायत कर रहे हैं वो भी अभी केवल चुनिंदा स्टॉक्स तक ही फोकस किए हुए हैं। कुछ एक वजह कंपनियों के खराब नतीजों की भी हो सकती है। पहली तिमाही कंपनियों के लिए अच्छी नहीं गई थी, उसका सेंटीमेंट का असर हमें बड़े ब्रॉडर मार्केट के सेंटीमेंट पर दिखाई देता है। अगली तिमाही के नतीजों के बाद शायद ये जो स्टॉक्स हैं जिनमें हमको अच्छे प्राइस वैल्यूएशन दिखाई दे रहे हैं, पी दिखाई दे रहे हैं, वहां हमें नई खरीद लौटती दिखाई दे सकती है। देश में जीएसटी कटौती को लागू हुए 2 दिन हो चुके हैं और अब इस कटौती के असर से जुड़े आकलन बाजार में आने लगे हैं। इस कटौती का फायदा मास प्रोडक्ट की मांग बढ़ाने के तौर पर नजर आ रहा है, हालांकि प्रीमियम प्रोडक्ट की मांग पर असर नहीं पड़ा है। मास प्रोडक्ट में भी सस्ते वाहनों की बिक्री में ग्रोथ नजर आ रही है। गैर प्रीमियम एफएमसीजी प्रोडक्ट की बिक्री में भी बढ़ोतरी दिख रही है। कटौती का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाने के लिए कंपनियों ने अपने स्तर पर कीमतों में कुछ कटौती की है। सर, कैसे मिल रहे हैं शुरुआती रुझान, अगर हम आंकड़ों में समझना चाहें तो? 2 दिन हो गए हैं और हम अलग अलग सेक्टर्स के जो आंकड़े हमारे पास चैनल से विभिन्न स्रोतों से आ रहे हैं उनके भीतर जाकर हम देखते हैं सबसे ज्यादा चर्चा, सबसे ज्यादा उत्साह, सबसे ज्यादा खबरें ऑटोमोबाइल सेक्टर को लेकर है, क्योंकि वहां पर कंपनियों ने अपफ्रंट छोटी कारों की कीमतों में कटौती की है। छोटी कारों की बिक्री में बढ़ोतरी, क्योंकि छोटी कारों की कीमतें जो 4 मीटर से कम है उन पर जीएसटी करीब करीब 29 से 48% से घटाकर 18% किया गया है। मिड सेगमेंट के सिडॉन में करीब करीब 1 से 2 लाख रुपए की बचत हो रही है। कीमतें 40,000 से 1.5 लाख रुपए तक कम हुई हैं। इसी तरह से 350cc से कम के 2 व्हीलर की कीमतें घटी, जिससे ग्रामीण मांग बढ़ी है। मारुति ने नवरात्रि के पहले दिन 30,000 से ज़्यादा गाड़ियां डिलीवर की हैं, पिछले 3 दशक में सबसे ज़्यादा है। ये उत्साहपूर्ण खबर है। हुंडई की बिलिंग बढ़ी है, 11,000 गाड़ियों की बिलिंग की खबर आ रही है। छोटी कारों की बुकिंग में करीब करीब 50% की बढ़ोतरी हमें आने वाले समय में पहले 2 दिनों में दिखाई दी। लग्जरी कारों का हाल थोड़ा बुरा है, जहां पर एक तो यहां पर इंपोर्ट का एक बड़ा हिस्सा है, इंपोर्ट ड्यूटी ज्यादा है। दूसरी चीज लागत बढ़ी हुई है। लग्जरी कारों पर भी जीएसटी थोड़ा कम हुआ है, लेकिन मांग में कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं है, बल्कि कीमतों में जो कमी हुई भी है थोड़ी बहुत, रेंज रोवर, मर्सिडीज, मैबैक या बीएमडब्ल्यू जैसी हाई लग्जरी कारों में वहीं पर थोड़ी मांग दिख रही है। पर जो मझोली 15 से 10 से 15 लाख रुपए की बीच की कारें, उनमें अभी में मांग आती नहीं दिखाई दे रही है। तो कार बाजार के लिए मोटे तौर पर जीएसटी की कटौती के बाद पहले दिन छोटी कारों की दृष्टि से अच्छे रहे। ये तेजी सस्टेन करेगी छोटी कारों में, या अभी केवल कीमतों में कटौती के कारण लोग खरीद रहे हैं? आने वाले दिनों में भी होगा, में भी इसकी बिक्री दिखेगी, ये देखना होगा, क्योंकि छोटी कारों के बाजार को एक रिवाइवल की, एक बड़े पुश की जरूरत थी। फिंगर्स क्रॉस्ड है, लेकिन शुरुआत अच्छी रही है। सर, लेकिन ऑटो की आपने बात की, वहां पे सेस की क्राइसिस क्या है? वो भी तो एक गुत्थी फंसी हुई है। हाँ, वो डीलर्स के लिए बड़ी चुनौती है। बोहनी तो अच्छी हुई है जीएसटी के बाद, लेकिन ऑटो डीलरों के पास करीब करीब 6 लाख गाड़ियों की इन्वेंट्री है, जिसमें अलग अलग आंकड़े बता रहे हैं कि 2,500 करोड़ से ज्यादा का सेस का संकट है, क्योंकि पुरानी कारों पर सेस खत्म हो गया था और उस पर उनको क्रेडिट मिलता था। नए 40% की जीएसटी में इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता, और इसलिए जो डीलरों से बात हो रही है, बाकी एसोसिएशन से बात हो रही है, वो इस मामले में कानूनी मदद लेने की बात कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने भी इस मामले में कोई राहत नहीं दी है। तो ये मुश्किल डीलरों के स्तर पर अभी पुराने सेस की दिखाई पड़ रही, जो उनके कैश फ्लो को, जो उनकी वर्किंग कैपिटल को प्रभावित कर रही है। एक और सर सेगमेंट है ऑटो के इतर, अगर आप देखें ई कॉमर्स और एफएमसीजी, इस पर बड़ी उम्मीदें थीं कि जैसे जीएसटी कट होगा यहां पर काफी कुछ रौनक दिखेगी। यहां क्या असर दिख रहा है? 2 दिनों के शुरुआती रुझान में
काफी दिलचस्प और मिला जुला असर दिख रहा है। अगर आप ई कॉमर्स में देखें तो टीसीएस 1% से घटाकर 50 बेसिस 0.5% कर दिया गया, लेकिन छोटे विक्रेताओं के लिए कैश फ्लो की बड़ी समस्या है। बिक्री मूल्य रुक रहा है, छोटे विक्रेताओं के पास कैश नहीं है। हाई टिकट इलेक्ट्रॉनिक्स पर तो हमें कीमतों पर असर दिखाई दे रहा है, लेकिन फैशन सेगमेंट में जो रिटर्न की प्रोसेसिंग है उसमें टीसीएस के हिसाब में जटिलता है, जिस वजह से इतना बड़ा पुश हमें आता नहीं दिखाई दे रहा है। बड़े मार्केट प्लेस जो ई कॉमर्स में मौजूद में है, जिनके पास बड़े ऑटोमेटिक सिस्टम है, वो तो प्रबंधन कर रहे हैं, पर जो छोटे विक्रेता है उनकी लागत करीब 15 से 25% कंप्लायंस के कारण बढ़ रही है। ये तो बात हुई कंपनियों की। उपभोक्ताओं के आधार पर देखें तो पहले 2 दिन के अंदर जो तस्वीर निकल के आई वो दिखाई दे रही है कि उपभोक्ता अब सस्ते और जिन पर टैक्स में कटौती हुई है उन उत्पादों की तरफ ज्यादा देख रहे हैं, क्योंकि ये सीधा सीधा असर कीमतों में कमी का फायदा उठाने का। तो जो बुकिंग्स भी, जो ऑनलाइन परचेज भी हो रही है, उनमें उन उत्पादों को पर फोकस किया जा रहा है जिन्हें जीएसटी कटौती का सीधा फायदा मिला है। एफएमसीजी सेक्टर में हाल थोड़ा मिश्रित है। जीएसटी में कमी के बाद जो रोजमर्रा के उत्पाद हैं उन पर, जिन पर जीएसटी 12 से 18% से घटाकर 5% किया गया, जिसमें बिस्किट, दूध, घी और तमाम उत्पाद हैं, इनकी बिक्री में हमें बढ़ोतरी दिखी है। पहले दिनों में 15 से 18% के आसपास की बढ़ोतरी की खबरें, सूचनाएं आ रही हैं, क्योंकि इनमें ये उत्पाद सस्ते हुए हैं। कई फूड प्रोडक्ट कंपनियों ने अपनी कीमतें भी घटाई हैं। HUL, ब्रिटानिया, नेस्ले, पार्ले जैसे ब्रांड्स ने अपनी कीमतों में कमी की, लेकिन छोटे पैकों की मांग में असमंजस बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर अभी कंपनियां वो कीमत में वो कमी नहीं कर पा रही हैं जिसकी ज़रूरत है। यहाँ स्थिति में भी सामान्य होने में 4 से 5 हफ्तों का समय लगेगा। ग्रामीण इलाकों और छोटे शहरों से किफ़ायती सामानों की और वाहनों की मांग में कुछ बढ़ोतरी आती दिखाई दे रही है। चलिए अगली खबर लेते हैं, रूस के तेल से जुड़ी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल खरीद को लेकर इस बार यूरोपियन यूनियन पर निशाना साधा है। संबोधित करते हुए उन्होंने संयुक्त राष्ट्र को ये कहा है कि रूस से तेल खरीदकर भारत और चीन तो युद्ध में रूस की मदद कर ही रहे हैं, लेकिन यूरोप के देश भी रूस से एनर्जी खरीद कम नहीं कर रहे हैं, जिससे रूस को फायदा हो रहा है। ट्रंप ने कहा है कि यूरोप एक तरफ युद्ध से में यूक्रेन का साथ दे रहा है और दूसरी तरफ रूस से तेल खरीदकर उसको फायदा पहुंचा रहा है। सर, उलझन क्या है ट्रंप की? बार बार पहले भारत पर, चीन पर और अब यूरोप पर निशाना। डोनाल्ड ट्रंप का यूएनजी का भाषण कई सुर्खियां लेकर आया, तरह तरह की सुर्खियां बनी उससे। भारत को लेकर उन्होंने कुछ कहा, यूरोप को लेकर कुछ कहा, यूनाइटेड नेशंस को लेकर भी काफ़ी कुछ कहा, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात उभर कर आई, कल उन्होंने फिर ये कहा अपने यूएनजी के भाषण में कि यूरोप पाखंड कर रहा है। यूरोप रूस से ऊर्जा और तेल और गैस भी खरीद रहा है, बाहर की फंडिंग भी कर रहा है और उसे रोकना भी चाहता है। और अगर रूस युद्ध नहीं रोकेगा तो फिर सख्त टैरिफ यूएस के खिलाफ, रूस के खिलाफ लगाया जाएगा और यूरोपीय देशों को इसमें मदद करनी पड़ेगी। भारत और चीन को उन्होंने फिर कहा कि युद्ध के वो प्राइमरी फिनांसर्स हैं, युद्ध को फिनांस कर रहे हैं रूसी तेल की खरीद के लिए भारत पर, इसीलिए लेवी लगाई गई थी। इस बात को उन्होंने फिर पुष्टि की। देखिए, एक तरफ वार्ताएं चल रही हैं उसी वाशिंगटन में वाणिज्य मंत्रालय में, उससे थोड़ी ही दूर यूनाइटेड नेशंस का दफ्तर है, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ये बात कह रहे थे। सबसे बड़ी दुविधा यह है कि रूस पर यूरोप की निर्भरता भी घट रही है, पर उतनी कम नहीं हुई है। जैसे पाइपलाइन से गैस आया था 2021 की पहली तिमाही में 48% था, वो घटकर अब 12% हो गया है। लेकिन रूस की एलएनजी अभी भी आयात हो रही, 14% के आसपास की हिस्सेदारी है, पहले से कम है, लेकिन यूरोप अभी बड़े पैमाने पर रूस की एलएनजी पर निर्भर है। सीधा तेल आयात नहीं है, लेकिन हंगरी, बुल्गारिया जैसे देशों को अभी भी तेल मिल रहा है और उनके पास रूस के तेल के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। रूस का जो फर्टिलाइजर है उसका हिस्सा यूरोप के बाजार में बढ़ गया है, 34% के आसपास ये हिस्सा हो गया, और इसी की तरफ डोनाल्ड ट्रंप इशारा कर रहे थे कि यही वो पाखंड है जो अब धीमे धीमे, जो बात भारत की तरफ से बार बार कही जा रही थी कि यूरोप भी रूस से तेल और गैस खरीद रहा है, तो अकेले भारत और चीन को क्यों निशाना बनाया जाए। अब चूंकि यूरोप के देश इसमें उलझ गए हैं, हम आपको बोनस पॉइंट में बता चुके हैं कि यूरोपियन यूनियन जो प्रतिबंधों की अगली किश्त लाने वाला था उसे इसी वजह से रोक दिया गया, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में बिखराव है। सारे देश ये चाहते हैं कि जब तक वैकल्पिक एनर्जी के सोर्सेज ना आ जाएं तब तक रूस से बिल्कुल तेल या गैस लेना पूरी तरह बंद ना किया जाए। और यही वो तेल का खेल है जो पिछले इतिहास के कई दशकों में भी कई बार दुनिया के देशों को आपस में टकराने पर मजबूर करता रहा है, एक ही महाद्वीप के भीतर। इसका नतीजा यह है
कि भारत और रूस की और चीन की तेल की मांग अटूट तौर पर जारी है। भारत और चीन ने अपना रिकॉर्ड आयात किया। भारत ने सितंबर के पहले हिस्से में रिकॉर्ड 101.73 मिलियन बैरल प्रतिदिन के हिसाब से रूस का तेल का आयात किया, कोई कमी नहीं आई। चीन के वॉल्यूम का तो पता नहीं, लेकिन रूसी तेल और एलएनजी की खरीद बढ़ी है, बल्कि चीन को रूस ने कुछ ज़्यादा डिस्काउंट दिया है। भारत समुद्र से रास्ते से रूसी कच्चे तेल का दुनिया में सबसे बड़ा आयातक है, क्योंकि ब्रेंट की तुलना में भी डिस्काउंट मिल रहा है। और अब प्रतिबंध आने का खतरा है, इसलिए दोनों ही देश रुपया रूबल या युआन रूबल या नॉन डॉलर करेंसीज में सेटलमेंट कर रहे हैं। तो यूरोप में गहरी दुविधा है, मतभेद हैं। रूस से रिश्ते एकदम तेल एनर्जी के नहीं तोड़े जा सकते, पर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि रिश्ते बंद किए जाए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये भी देख रहे हैं कि जैसे ये रिश्ते खत्म होंगे वैसे ही अमेरिका के ऑयल और एलएनजी के लिए बाजार मिलेगा, क्योंकि अभी यूरोप के टोटल एनर्जी मार्केट में अमेरिका की हिस्सेदारी 40 से 50% तक पहुंच चुकी है रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद। तो वो चाहते हैं कि ये बंद हो तो फिर अमेरिका के जो एलएनजी टैंकर हैं वो यूरोप पहुंचना शुरू हो जाए। ग्लोबल बैंकिंग और ब्रोकरेज दिग्गज मॉर्गन स्टैनली ने क्रिप्टो को लेकर बड़ी घोषणा की है। मॉर्गन स्टैनली की ब्रोकरेज फर्म ई ट्रेड 2026 की शुरुआत से क्रिप्टो ट्रेडिंग लॉन्च करने जा रहा है, जिसके बाद उसके 50 लाख से ज़्यादा ग्राहकों को क्रिप्टो खरीदने और बेचने की सुविधा मिलेगी। शुरुआत में ई ट्रेड पर बिटकॉइन, ईथर और सोलाना में ट्रेडिंग की सुविधा मिलेगी। सर, कैसे होगा इस फैसले का असर? ये अभी तक का सबसे बड़ा फैसला है क्रिप्टो ट्रेडिंग के मामले में, क्योंकि वॉल स्ट्रीट का सबसे बड़ा बैंक, मेगा बैंक वॉल स्ट्रीट का, अब क्रिप्टो ट्रेडिंग में खुलकर सामने आया है और उतरा है। और इसका हालांकि क्रिप्टो बाजार पर सरप्राइजिंगली बड़ा असर नहीं दिखाई दिया। पिछले 24 घंटे में क्रिप्टो की कीमतों में कोई बड़ी रैली नहीं दिखी, इनफैक्ट गिरावट भी दिखी, बहुत दायरे में बाजार में काम हुआ। लेकिन मॉर्गन स्टैनली की इस घोषणा के बाद अब हमें आने वाले दिनों में कई बड़े बैंक इसमें आते दिखाई देंगे। क्या करने जा रहा है मॉर्गन स्टैनली? मॉर्गन स्टैनली जीरो हैश नाम की एक सर्विस प्रोवाइडर है, जिसके साथ जो डिजिटल एसेट प्रोवाइडर है उसके साथ ये एक एग्रीमेंट किया है। इसका जो ई ट्रेड प्लेटफॉर्म है उस पर जो क्लाइंट्स है मॉर्गन स्टैनली के, वो अब बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना में रिटेल ट्रेडिंग कर पाएंगे, और ये सीधे एक्सचेंजेस को, जो प्रमुख एक्सचेंज है सर्किल या बिनांस, उनकी के लिए प्रतिस्पर्धा आएगी। सेवा में से कुछ फीस भी हटाई जाएंगी जो एक्सचेंजेस ले रहे हैं, यानी सस्ता होगा। थर्ड पार्टी फंड्स के इस्तेमाल की छूट मिलेगी। सीधे क्वाइंस के मालिक बन सकेंगे ट्रेडर। ये नई तरीके की सुविधाएं दी जा रही हैं। मॉर्गन स्टैनली ने कहा है कि पहला चरण है, इसके बाद जो क्रिप्टो वॉलेट हैं उनको भी इससे जोड़ा जाएगा। एसेट टोकेनाइजेशन भी शुरू किया जाएगा, और पोर्टफोलियो में पारंपरिक और डिजिटल एसेट्स एक साथ रखी जा सके, इसकी भी छूट दी जाएगी। मॉर्गन स्टैनली ये कह रहा है कि आपके एसेट्स में 15 से 20%, अब क्रिप्टो एसेट्स आपके पोर्टफोलियो में 15 से 20% के आसपास क्रिप्टो एसेट्स होनी चाहिए। क्योंकि मॉर्गन स्टैनली पिछले 4 साल से बिटकॉइन का ETF में निवेश कर रहा है, सक्रिय है, तो ये उसके लिए कारोबार का एक्सटेंशन है। और ये एक बड़ा बदलाव है जो हमें दिखाई दे रहा है क्रिप्टो के बाजार में। माना जा रहा है कि JP मॉर्गन और वेल्स फार्गो जैसे जो बड़े बैंक हैं वो भी अब इस प्रक्रिया में सामने आ सकते हैं, और इससे अब क्रिप्टो की मेन स्ट्रीमिंग, जिसको अंग्रेजी में कहा जाए, क्रिप्टो का मुख्यधारा में आना अब स्थापित हो गया है। अगली खबर रुपए से जुड़ी। ग्लोबल मार्केट में अमेरिकी करेंसी डॉलर में गिरावट के बावजूद डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार टूट रहा है। रिकॉर्ड निचले स्तर पर फिसल गया है। मंगलवार को डॉलर का भाव 88 रुपये 80 पैसे, यानी $1 की कीमत 88 रुपये 80 पैसे पहुंच गई है, जो रुपए का अब तक का सबसे निचला स्तर है। रुपए में आई इस गिरावट की वजह से देश में इंपोर्टेड सामान महंगा होने की आशंका है, और इसकी वजह से GST कटौती का लाभ भी सीमित हो सकता है। सर, पहला सवाल तो रुपए के मौजूदा परिदृश्य पर कैसा दिख रहा है आपको ये? रुपए की मौजूदा गिरावट दुनिया की सारी करेंसीज की तुलना में चौंकाने वाली। और अगर आप देखें पिछले 6 महीने में, जनवरी के बाद से अभी तक, जिसको हम पहले भी बताते रहे हैं इस कार्यक्रम में, कि रुपया दुनिया में सबसे ज़्यादा कमज़ोर करेंसीज की सीमा की में गिना जा रहा है। डॉलर लगातार कमज़ोर हुआ। पिछले 1 साल में डॉलर की कमजोरी रिकॉर्ड, अगर आप 2022-23 के स्तर से देखें तो डॉलर कम से कम 14% करेक्ट हो चुका है। 96-97 के आसपास डॉलर इंडेक्स है, पर रुपए की गिरावट उससे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। मई 2025 से अभी तक रुपया करीब 4.7% गिर चुका है, और इसके बाद जो भी इंपोर्ट्स हैं इंडिया में वो महंगे हो रहे हैं, क्योंकि तेल इंपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट, रसायन, प्लास्टिक और खाद्य तेलों पर सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा जाती है। तो इनकी जो भारत में पहुंचती लागत है, लैंडेड लागत है, उसमें 8 से 12% की बढ़ोतरी हुई। तो कच्चे तेल की कीमतें जरूर $66-67 के आसपास हैं, पर कमजोर होते रुपए ने उस फायदे को खत्म कर दिया है। उदाहरण के लिए अगर आप देखें, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल, लैपटॉप,
जैसे जो प्रमुख उत्पाद हैं, इनके ऊपर जीएसटी घटने का असर के बाद भी रुपए की गिरावट इस मुनाफे को, इस फायदे को खत्म कर रही है। दवाइयां और मेडिकल उपकरण जो इंपोर्टेड हैं, उनकी रिटेल कीमतों पर भी हमें रुपए की गिरावट का असर दिख रहा है। और आरबीआई की दखल के बावजूद, एनडीएफ में भी आरबीआई ने दखल दिया है, नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड में भी किया, लगातार विदेशी मुद्रा भंडार भी छोड़ा जा रहा है, पर रुपए की जो स्ट्रक्चरल कमजोरी है भारतीय रुपए की, वो दूर होती नहीं दिख रही है और अब 89 की तरफ बढ़ रहा है। रिकॉर्ड गिरावट तो आ चुकी है। विदेशी निवेशकों की बिकवाली भी इससे शामिल है, क्योंकि विदेशी निवेशक बिकवाली कर रहे हैं, जिसका असर भी हमें रुपए पर दिखाई दे रहा है। सर, दूसरा सवाल जीएसटी से जुड़ा था कि जीएसटी की राहत नीचे तक पहुंचे, क्या आपको लगता है उस राह में भी एक बड़ा रोड़ा है? बड़ा रोड़ा है, और इसीलिए मुझे लग रहा है कि जीएसटी की जो रियायतें अभी आपको बाजार में दिख रही हैं, ये इस फेस्टिवल सीजन के बाद सस्टेन नहीं कर पाएंगी रुपए की कमजोरी के कारण, क्योंकि जो इंपोर्टेड कंपोनेंट्स हैं, इंपोर्टेड रॉ मटेरियल हैं, उन पर जो जीएसटी की रियायतों का पास थ्रू है, आगे वापस करना, वो अब मुश्किल में फंस रहा है। रिटेल छूट बढ़ाना मुश्किल हो रहा है। आप एक चार्ट देखिए, इससे आपको समझ में आएगा कि रुपए की कमजोरी से लागत में बढ़ोतरी कितनी हुई है और जीएसटी के कट के दर का फायदा कितना होगा, होगा। इससे कच्चे तेल की को देखें, रुपए की कमजोरी से लागत बढ़ गई 11%, जीएसटी दर में कट का, हालांकि पेट्रोल डीजल पर सीधे नहीं घटा, पर परोक्ष रूप से सर्विसेज और तमाम कच्चे माल पर जो फायदा हुआ, उससे थोड़ा बहुत फायदा पेट्रोल डीजल कंपनियों को मिल सकता है, लेकिन कोई कीमतों पर असर नहीं। इलेक्ट्रॉनिक्स कमजोर रुपए के कारण 11% तक लागत बढ़ गई। जीएसटी दर की कट का फायदा 8 से 13%, बराबर है। कंपनियां चाहें तो वो आपको टीवी फ्रिज सस्ते करेंगे, नहीं तो वे कह सकती हैं कि कमजोर रुपए के कारण उनकी लागत बढ़ रही है। सोना ज्वेलरी में आप देख लीजिए, कमजोर रुपए के कारण लागत ज़्यादा बढ़ी है, कीमतें थोड़ी ऊपर हैं। खाद्य तेल, अनाज में हल्की कमी हमें दिखाई देगी रुपए की कमजोरी के कारण। फार्मा सबसे इंपॉर्टेंट है। फार्मा में जहाँ पर जीएसटी में कटौती हुई है और उसका फायदा मिलना चाहिए, लेकिन वहाँ कमजोर रुपए से लागत में करीब 5 से 7% की बढ़ोतरी दिख रही है, जबकि जीएसटी दर की कटौती का फायदा भी लगभग इतना है। लग्जरी कारें सबसे महत्वपूर्ण है। लग्जरी कारें इसलिए भी अब और ज़्यादा लंबे समय तक सस्ती नहीं की जा पाएंगी जीएसटी के बाद, क्योंकि उनके कंपोनेंट्स, उनका कच्चा माल और आयातित हिस्से, पुर्जे महंगे हो रहे हैं। तो एक तरफ जीएसटी की रियायतें आई हैं, सामने दिख रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ कमजोर होता रुपया इन रियायतों का बड़ा हिस्सा लिए जा रहा है। तो कंपनियां अभी तात्कालिक तौर पर उत्साह में कीमतें कम कर रही हैं फेस्टिवल सीजन की डिमांड के लिए, लेकिन अगर रुपया इतना ही कमजोर हुआ और कमजोरी बढ़ी, तो फिर ये रियायतें लंबे समय तक शायद बाजार में टिकाऊ न रह पाए। बिल्कुल, ये रियायतें कितनी आप तक पहुंच रही हैं, कितनी टिकाऊ होंगी नहीं होंगी, इस पर तो हम नज़र बनाए ही रखेंगे। लेकिन एक रियायत जो आपको अभी अभी तुरंत मिल सकती है, वो ये है कि 11 अक्टूबर को अमर उजाला बोनस एक बड़ा गोल्ड ऑनलाइन समिट करने जा रहा है, जिसमें तमाम देश के दिग्गज एक्सपर्ट जुड़ेंगे और सोने से जुड़ी आपकी तमाम शंकाओं का समाधान देंगे। अगर आप ज्वेलर हैं तो कैसे हेजिंग करें, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो कहाँ इन्वेस्ट करें, गोल्ड की तेज़ी कितनी चलेगी, ये बबल तो नहीं है, डिजिटल गोल्ड खरीदें तो कैसे खरीदें, किन बातों का ध्यान रखें, एमसीएक्स पर अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं सोना तो कैसे ट्रेड की स्ट्रेटजी बनाएं, कैसे रिसर्च करें, ये सब कुछ आपको मिल सकता है अभी इसी वक्त करीब 50% डिस्काउंट पर, अगर आप अभी अपनी सीट बुक कराते हैं और ज्वाइन करते हैं, रजिस्टर करते हैं अपने आप को इस वेबिनार में। 11 अक्टूबर को देश के दिग्गज आपको इस वेबिनार में आपको बहुत सारी ऐसी जानकारी देने वाले हैं जो आसानी से उपलब्ध नहीं है। तो बिना देर कीजिए तत्काल इस फायदे को उठाइए। बोनस पॉइंट में इतना ही, कल फिर आएंगे मैं और अंशुमान जी, तब तक ले लीजिए इजाजत, नमस्कार।